अस्सलाम वालेकुम क्लास से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, कैलकुलेशन ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। एज यू ऑल नो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो हमने ये कहा कि लिंकेज एक ऐसी टेंडेंसी है जीन्स की कि जब वो गैमीट्स बनाएं तो वो एक साथ रहें, यानी जीन्स की ऐसी टेंडेंसी कि जिसमें जीन्स जो है वो जब गैमीट्स बनाए तो वो पैरेंटल कम्बिनेशन में अगर गैमीट्स बनाएंगे तो वो उनकी लिंकेज होगी, और अगर वो पैरेंटल कम्बिनेशंस के अलावा बनाएंगे तो वो क्रॉसिंग ओवर होगी। सो आज का हमारा लेक्चर है कि हम उस लिंकेज परसेंटेज को, उस क्रॉस ओवर परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम दो मेथड यूज करते हैं। एक मेथड होता है टेस्ट क्रॉस मेथड और दूसरा मेथड होता है F2 जनरेशन मेथड। सो अगर हम टेस्ट क्रॉस मेथड की बात करें तो ये एक मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है लिंकेज स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का। अगर अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है टेस्ट क्रॉस मेथड के लिहाज से, कि अगर जीन्स के दरमियान में कोई भी लिंकेज ना हो तो वो जो जीन्स होंगे, वो जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे, वो मेंडल्स की रेशो को फॉलो करेंगे। मेंडल्स की रेशो को फॉलो करेंगे। अब मेंडल्स की रेशो को कैसे फॉलो करेंगे? अगर तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो रेशो 9331 आएगी। हमेशा हमने डाई हाइब्रिड की ही यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि लिंकेज हमेशा दो जीन्स के दरमियान होता है। हम किसी एक सेपरेट जीन्स को लेके लिंकेज शो नहीं कर सकते। सो अगर हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं तो उन जीन्स के दरमियान लिंकेज कैसे होगा कि लिंकेज कितने परसेंट स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे उसके रिजल्ट से और उनके ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट से। लेकिन सबसे पहली जजमेंट हमें ये करनी होगी कि आइदर वहां पे लिंकेज प्रेजेंट है भी सही या नहीं प्रेजेंट। अगर आप ये चीज को नहीं देखते कि वहां पे लिंकेज है या नहीं और आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर देते हो, तो इस तरह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि क्या वहां पे लिंकेज प्रेजेंट है, क्या वहां पे लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। अब वो आप कैसे सोचेंगे कि क्या वहां पे लिंकेज प्रेजेंट है? वो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो मेंडल की रेशो को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो मेंडल की रेशो को फॉलो नहीं कर रहे, यानी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है, जो ऑफस्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन हैं वो कम है, तो वहां पे लिंकेज प्रेजेंट है और हम वहां पे लिंकेज को कैलकुलेट करेंगे। ये टेस्ट क्रॉस मेथड है। लाइक हमने एक एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस किया। परसेंटेज ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल व्हाइल द क्रॉसओवर वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। के हमारे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो लिंकेज स्ट्रेंथ को शो करते हैं, और जो हमारे न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमारी क्रॉस ओवर कॉम्बिनेशन की परसेंटेज को शो करते हैं। अगर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में मेज की एग्जांपल ली थी, कलर और फुल ग्रेन की, अगर हम उसी एग्जांपल को फिर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि कैपिटल सी कैपिटल एफ जो है ये एक पेरेंट का कॉम्बिनेशन है। ये एक पेरेंट है और स्मॉल सी स्मॉल एफ दूसरा पेरेंट है। अब इन दोनों पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा है, 4032 है, 4035 है। जबकि जो न्यू कॉम्बिनेशन है कैपिटल सी स्मॉल एफ वो 149 है, और स्मॉल सी कैपिटल एफ जो है वो 152 है। इसमें जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो थोड़े तादाद में है और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा क्वांटिटी में है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल सी जीन है ये लिंक्ड है कैपिटल एफ जीन्स के साथ। अब हम इसमें लिंकेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों जीन्स के अंदर लिंकेज प्रेजेंट है।
अब कैसे कैलकुलेट करना है, पहले सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इन सारों को करना है टोटल, इन सारों को कर लेना है टोटल। टोटल करने के बाद अब अगर हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्रॉस ओवर वैल्यू, क्रॉस ओवर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 149 प्लस 152 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई विद 100, लाइक दिस वन। इनका टोटल किया आया 8368 आया और 149 है, 1 प्लस 152 है, तो इसको डिवाइड करेंगे इस पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। इट्स मीन के इसमें क्रॉस ओवर वैल्यू 3.6% आई है और लिंकेज स्ट्रेंथ 96.4 आई है। अगर हमें इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर, अगर हमें लिंकेज स्ट्रेंथ की वैल्यू पता हो लाइक 96.4 है, तो दूसरी हम क्योंकि हमें पता है कि जो परसेंटेज होती है वो हमेशा 100 में एक्सप्रेस ही होती है, 100 में से ही परसेंटेज को एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लिंकेज 96% है तो क्रॉस ओवर 100 माइनस 96 होगा। यह श्योरिटी की बात है, हमें इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन इस तरह से कर देंगे तो ये आपके लिए वेल एंड गुड होगा। As we know, the number of crossover value represent the distance between two genes. जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जितनी क्रॉसओवर वैल्यू होती है उतना ही उन दो जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है। इट्स मीन कि जितनी क्रॉसओवर वैल्यू होगी उतना दो जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा। लाइक हमने कहा कि यहाँ पे क्रॉसओवर वैल्यू 3.6% है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल सी और कैपिटल एफ जो जीन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.6 सेंटीमॉर्गन है। लाइक यहाँ पे ये एक जीन सी आ गया, यहाँ पे दूसरा जीन एफ आ गया, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो 3.6 सेंटीमॉर्गन है। As due to in case of this laptop, I can't mention this 3.6 on the upside of the line. So far, I mentioned in the middle. But if you mention this on the upper side of the line, this really looks good rather than this one. Next हमारा सेकंड मेथड है लिंकेज क्रॉस ओवर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। वो है जी F2 डाटा एनालिसिस। अब इस F2 डाटा एनालिसिस में हमने कैसे करना होता है कि F2 डाटा ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द लिंकेज स्ट्रेंथ एंड द क्रॉस ओवर वैल्यू। मींस कि जो F2 डाटा है उसको भी हम यूज करते हैं लिंकेज स्ट्रेंथ और क्रॉस ओवर वैल्यू को मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अब की क्या है, तो F2 analysis is count the double recessive individual among the whole progeny and calculate their frequency। सबसे पहले हमें क्या करना होता है F2 के केस में, जो हमारे डबल रिसेसिव इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे डबल रिसेसिव इंडिविजुअल हैं, डबल रिसेसिव मीन जिसके दोनों जीन पेयर जो हैं वो रिसेसिव है, वो हमने लेने हैं और उनको कैलकुलेट करना है। फिर as male and female gametes are equal in proportion, so we take the square root of the frequency of the double recessive individual। अब बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, अब उसमें से हमने सिर्फ एक पेरेंट का निकालना है कि एक पेरेंट की तरफ से कितने परसेंट आए हैं वो इंडिविजुअल। तो हम सिंपली उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो इक्वली प्रोपोर्शन से इक्वली प्रोपोर्शन से कंट्रीब्यूट करते हैं इन अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडिविजुअल्स आएंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी स्मॉल रिसेसिव इंडिविजुअल्स की, डबल रिसेसिव इंडिविजुअल्स की, उनको हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। thus the frequency of this double recessive is equal to the double dominant। as we know that के जितने डबल रिसेसिव होंगे उतने ही डबल डोमिनेट होंगे, सो हम उसको उतने ही डबल डोमिनेट भी ले लेते हैं।
अब द क्रॉसओवर और द रिकॉम्बिनेशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव फ्रॉम 1। अब जितने वो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव का कैलकुलेशन आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्रॉसओवर वैल्यू आ जाएगी। लाइक एग्जांपल को एक शो करते हैं, आपसे एग्जांपल एक शेयर करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, दो जीन्स हैं, ए और बी जीन्स प्रेजेंट हैं और वो लिंक्ड हैं। अब कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल। अब यहाँ पे आपने एक चीज को गौर करना है कि जब हम लिंक्ड जीन्स की बात करते हैं ना, लिंक्ड जीन्स की, अब लिंक्ड जीन में और अदर जीन्स में क्या डिफरेंस होता है कि वहां पे ये स्लैश नहीं होती। जीन्स, लिंक्ड जीन को और दूसरे जीन को आइडेंटिफाई करने में एक ये भी रीजन आती है, एक हम ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जीन लिंक्ड है या नहीं है। उसके लिए क्या रीजन है कि ये इसके अंदर लिंक्ड जीन में हम स्लैश डालते हैं शो करने के लिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। अच्छा जी, F2 में कैपिटल ए कैपिटल बी 160 है, कैपिटल ए स्मॉल बी 40 है, स्मॉल ए कैपिटल बी 40 है, स्मॉल बी 60 है। अब सबसे पहले मैंने कहा कि हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है डबल रिसेसिव्स की। अब पहले इनको टोटल किया, ये आ गया 300, ये कितने हैं 60 है, 60 को 300 पे डिवाइड किया, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 0.2। अब जब हमने एक सिंगल गैमीट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यानी एक पेरेंट की, जो दोनों पेरेंट की फ्रीक्वेंसी थी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, जब हम सिंगल गैमीट की बात करेंगे, सॉरी स्मॉल बी यानी दो पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी थी। अब हमने बात करनी है एक पेरेंट की, तो एक पेरेंट में स्मॉल बी आया गैमीट, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब उसका हम अंडर रूट ले लेंगे जो स्मॉल बी की आई हुई होगी, यानी 0.2 का स्क्वायर रूट लिया, 0.44 आ गया। अब इस 0.44 को हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन। अब हमें पता है कि जितने स्मॉल ए बी गैमीट होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, इतने ही कैपिटल ए कैपिटल बी गैमीट में होंगे, तो हम उतना ही कैपिटल ए कैपिटल बी का प्रोपोर्शन लेके 0.44 उन दोनों को ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगा 0.88। ये हमारे पास लिंकेज स्ट्रेंथ आई है। अब जो हमारे न्यू कॉम्बिनेशन बने हैं, अब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 माइनस 0.88 इज इक्वल टू 0.12। अब क्रॉस ओवर वैल्यू 0.12 मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो 12% आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और अगर लिंकेज की बात करनी है तो 0.88 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 88% आ जाएगा लिंकेज। सो वी सेड दैट द क्रॉस ओवर बिटवीन टू जीन्स इज 12 सेंटीमॉर्गन। अब इन दो जीन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमॉर्गन है, क्योंकि क्रॉस ओवर वैल्यू हमेशा आपको डिस्टेंस बताती है, और ईच सिंगल क्रॉस ओवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। सो 12% क्रॉस ओवर इज इक्वल टू 12 सेंटीमॉर्गन। ये दो मेथड हमने रिव्यू किए लिंकेज को कैलकुलेट करने के लिए कि लिंकेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक हमारे पास मेथड क्या था, एक हमारे पास मेथड था कि हमने लिंकेज को कैलकुलेट करना है टेस्ट क्रॉस मेथड से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या हम लिंकेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि हाउ, कि हमें कैसे पता होगा कि ये जो दो जीन्स हैं आइदर ये लिंक्ड है या नहीं है। सो फर्स्ट वन मेथड इज, सबसे पहले हमें उनके ऑफस्प्रिंग्स को देखना होगा कि उनके ऑफस्प्रिंग्स मेंडल रेशो को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो वो मेंडल रेशो को फॉलो कर रहे हैं तो उनमें लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। सो सेकंड मेथड में हम क्या देखेंगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में है, जो उनके ऑफस्प्रिंग, जो उनके न्यू कॉम्बिनेशन है वो कम क्वांटिटी में है। थर्ड हम क्या देखेंगे कि वो जो जीन्स हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, आइदर वो सिंपली लिख दिए गए हैं या उनके दरमियान में स्लैश डाली गई है। ये लिंकेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं लिंकेज और नॉर्मल जीन्स को आइडेंटिफाई करने का, लिंक जीन्स को और नॉर्मल जीन्स को आइडेंटिफाई करने का।
सो हमने दो मेथड को डिस्कस किया लिंकेज को कैलकुलेट करने के लिए। पहला था हमारे पास F2 मेथड, पहला था टेस्ट क्रॉस मेथड, दूसरा था F2 मेथड। टेस्ट क्रॉस इजी था एज कंपेयर टू F2 मेथड। अब टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, आपने जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होने हैं उन दोनों को ऐड करना है, टोटल पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, वो हमारे पास लिंकेज वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन होंगे उनको ऐड करेंगे, टोटल पे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रॉस ओवर वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम नेक्स्ट F2 की बात करते हैं, F2 में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि डबल रिसेसिव इंडिविजुअल्स कितने हैं। अब उनको पता चल गया, उनको नंबर डबल रिसेसिव इंडिविजुअल को हमने टोटल पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारे पास गैमीटिक फ्रीक्वेंसी नहीं, पेरेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें उसको गैमीटिक फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए उसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा हम कंसीडर करेंगे कि उतना ही गैमीट्स हमारे पास डोमिनेंट एलील्स के भी होंगे। हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास लिंकेज स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर हम उन दोनों ऐड किए हुए को 1 में से माइनस करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रॉस ओवर स्ट्रेंथ आ जाएगी। हमें पता है कि जो क्रॉस ओवर वैल्यू होती है उतना ही हमारे पास दो लिंक जीन्स के दरमियान उतना ही हम कहते हैं कि इनमें डिस्टेंस है। तो हम कह सकेंगे कि अगर 12% क्रॉस ओवर वैल्यू है तो 12 सेंटीमॉर्गन उनमें डिस्टेंस है। अब 5 मिनट की ब्रेक करें, मैं एक काम 5 मिनट में करके आया। जब हम लिंकेज और क्रॉस ओवर वैल्यू को अपने दोनों मेथड्स के साथ कैलकुलेट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है या सेपरेट एक क्वेश्चन आया था कि जी कंस्ट्रक्ट द लिंकेज मैप, कि लिंकेज मैप को बनाए कि कैसे वो जीन्स लिंक्ड हैं। अब जीन लिंकेज मैप क्या है कि ए जीन इज फाउंड एट अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। अब हमें पता है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो क्या जीन्स के लिए ये फ्रीली होता है कि वो कहीं भी मूव कर सकते हैं? नहीं, जीन एक ही क्रोमोसोम में एक फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, उनके दरमियान में आपस में डिस्टेंस होता है जीन्स के। एक जो जीन है, लेट्स सपोज हमारे पास, हम कह सकते हैं हमारे पास 3 जीन है, एक जीन ए, एक जीन बी, एक जीन सी। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों जीन्स आपस में एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। कोई भी जीन एक दूसरे से मींस अगर तो 5 सेंटीमॉर्गन पे प्रेजेंट है तो वो जीन उससे 4 सेंटीमॉर्गन पे नहीं आ सकता, वो उससे 5 सेंटीमॉर्गन पे ही रहेगा। सो बेसिकली तो जीन लिंकेज मैप्स प्रेजेंट हैं और मतलब काफ़ी सारे एनिमल्स का जो जीनोम है वो मैप्ड हो चुका है, लाइक ह्यूमंस का हो चुका है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, वीट है, राइस है, अरेबिडोप्सिस थलियाना है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमने कोई भी जीन अपनी मर्जी से, अगर हमें पता हो कि ये जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, हम वहाँ से उस जीन को कट करके अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट करके उस क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ह्यूमंस का भी प्रेजेंट है, जीनोम सीक्वेंस्ड हो चुका है, उसका मैप हमारे पास प्रेजेंट है। हमें पता है कि जो चीज़ हमारे फिंगर्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो चीज़ हमारे हेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी बंदे को हम कहें कि ये बंदा गंजा है, इसके बाल नहीं है, तो हम उसमें उसके जीन्स को चेंज कर सकते हैं, उसके जीन्स, उसमें हेयर जीन्स को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली ये बैन है ह्यूमंस के रिलेटेड, क्योंकि अगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए तो यहाँ पे काफ़ी इस्लामिक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी और भी बहुत से इश्यूज हैं। मतलब कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी इसको बैन करते हैं, जैसे क्लोन्स वगैरह बनना, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ह्यूमन क्लोन भी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी एथिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं
और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं कि अगर हमने ह्यूमन क्लोन बनाना स्टार्ट हो गए तो एक इंसान घर पे बैठा है, उसका दूसरा क्लोन वहाँ पे बाहर जाके कोई जुर्म करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या उसके क्लोन ने किया या क्या उसने खुद किया। तो इट्स मीन कि इससे काफ़ी सारे जराइम्स में इजाफा होगा, तो इसलिए हम ह्यूमन क्लोन को बैन करते हैं। अब बेटर स्टडी ऑफ जीन्स, हमारे पास क्या मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस ऑफ लिंकेज मैप इज दैट क्रॉसिंग ओवर अकर एट द रैंडम पोजीशन। जितने जीन क्लोजर होंगे उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे, क्योंकि उनमें उतना लिंक की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। The percentage of gametes that had a crossover between two genes is the measure of how far apart those two genes are. मीन्स के क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिटरमिन करती है कि जो दो जीन्स हैं वो एक दूसरे से कितने फासले पर प्रेजेंट है। टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट था, उसने ड्रोसोफिला जीन्स का मैप सबसे पहले प्रोड्यूस किया 1913 में। इन हिज ऑनर अ रिकॉम्बिनेशन मैप यूनिट इज कॉल्ड द सेंटीमॉर्गन, एज के उसको हमने एक रिवार्ड के तौर पे जो यूनिट रख दिया वो ही सेंटीमॉर्गन ही रख दिया। A map unit or the centimorgan is equal to crossing over between two genes in the 1% of the gametes. The combination frequency is equal to 1% or the 1 centimorgan. मीन्स के जो मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन है वो इक्वल होता है परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर में। अब क्या है इन अदर वर्ड में कि एक सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स फॉर विच वन प्रोडक्ट ऑफ meiosis is 100 is recombinant minus the recombination frequency is 1% in this case. आप इतने डीप बेशक अब सिंपली ये याद है कि एक रिकम्बिनेंट यूनिट जो है एक सेंटीमॉर्गन जो है वो इक्वल है 1% ऑफ द क्रॉसिंग ओवर वैल्यू के। जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर वैल्यू होगी उतने ही परसेंट सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा दो जीन्स के दरमियान। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। लाइक के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है हमारे पास तीन जीन्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला जीन है बी, फिर एक जीन है पी आर, फिर एक जीन है डब्ल्यू। अब वो कह रहा है कि जो पी आर जीन है और जो डब्ल्यू जीन है उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर 12% है। इट्स मीन के उन दोनों के दरमियान में 12 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। सिमिलरली वो कह रहा है कि जो बी जीन है उसके दरमियान में और जो डब्ल्यू जीन है उसके दरमियान में 18 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। अब वो पूछ सकता है कि पी आर जीन कहां पे लोकेट कर रहा है। एज यू नो एक बी जीन है एक डब्ल्यू जीन है, वो दोनों आपस में 18 सेंटीमीटर के फासले पर है, 18 सेंटीमॉर्गन के फासले पर है, और जो पी आर और डब्ल्यू है वो 12 पे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी से पी आर का डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमॉर्गन है। अब यहां पे देखें, अगर तो वो ये चीज मेंशन ना करता कि बी का पी आर से डिस्टेंस 6 सेंटीमॉर्गन है, बी का डब्ल्यू से डिस्टेंस 18 सेंटीमॉर्गन है, तो आप जीन्स की लोकेशन बताएं। यहाँ पे हमारे लिए फिक्स हो गया था कि बी का पी आर से 6 है और डब्ल्यू से 18 है, तो इट्स मीन डब्ल्यू इसके बाद आएगा। लेकिन अगर वो कह देता कि बी और डब्ल्यू को जो डिस्टेंस है वो 18 है, जो बी और जो डब्ल्यू है उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 18 है, जबकि जो बी है और जो पी आर है, जो डब्ल्यू और पी आर है उन दोनों का दरमियान में डिस्टेंस 6 है। तो अब ये हमारे पास कोई फासला नहीं था कि हम पी आर को यहां भी मेंशन कर देते थे।
बेसिकली क्या होता है कि जो जीन्स पहले आना होता है उस जीन्स को पहले ही मेंशन किया जाता है, लाइक के डिस्टेंस बिटवीन P and P, B and PR, not the PR and B. सो ये हमारे पास क्या था, एक लिंकेज मैप का था कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लिंकेज मैप कैसे बनाना है तो आपको एक आइडिया हो कि हाउ टू लोकेट द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स।